हमने न केवल डोज कम किया, ज़्यादा इफेक्टिव था। WHO का प्रोटोकॉल आपने ब्रेक किया था इससे। एक फ्यूरियस रेबीज, डम रेबीज के लिए एक टेस्ट रखा, स्पिरिट टेस्ट। मैं भी बाकी लोगों की तरह बड़ा परेशान हो जाता था। कोविड वैक्सीन के शॉट्स लिए, तो क्या उसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन लेना, इज इट सेफ? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो वार्तालाप में। मेरा नाम है हार्दिक और आज हमारे साथ डॉक्टर उमेश भारती। सर, वेलकम टू द शो। एंड सर, हमारी तरफ से पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन फॉर पद्म श्री। इट्स ए ग्रेट ऑनर टू सिट बिसाइड यू राइट नाउ। सर, आपने न केवल हिमाचल बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है और भारत का पद है वो विश्व में और बढ़ाया है। तो सर, आपने ये कैसे सोचा कि हाँ, रेबीज इज द वायरस दैट आई हैव टू वर्क ऑन, कि रेबीज पर ही क्यों? क्या ये आपकी एक स्टडी का पार्ट था या आप इस पर रिसर्च करे थे या फिर आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था? देखिए, मैंने गांव में देखा है कि किस तरह से लोग पागल कुत्तों को मारते थे और पशु पागल हो जाते थे और कुछ लोग पागल हो जाते थे। तो वो एक इम्प्रेशन दिमाग में था। और जब मैं डॉक्टर बना, स्पेशली जब मैं शिमला में आया, तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो जो इसकी वैक्सीन है वो इतनी महंगी है कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और वो नहीं खरीदते थे। और कुछ लोगों की मेरे सामने जो है वो मौत हो गई। और यदि आप रेबीज़ की मौत को टीवी पे या यूट्यूब पे देखो तो वो एक इतनी पसीजने वाली है, जैसे मान लो 100 बार कोई फांसी दे रहा हो, बार बार तड़प तड़प के आदमी मरता है। तो वो एक इतनी पीड़ादायक जो मौत इस वजह से हो रही है कि लोग वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आई शुड वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज मेरे समझ में कोई और आदमी इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बीइंग ए विलेज बैकग्राउंड मैं जितना सेंसिटिव हूँ शायद कोई और नहीं होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर काम करूँ। ओके, वैक्सीन की कॉस्ट, खासकर अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो वो 35,000 तक जाती थी एंड यू ब्रॉट इट डाउन टू 350। तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, हाउ वाज इट पॉसिबल? आपने क्या मेथड फॉलो किया इसमें? नहीं, देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कई सालों की मेहनत है, कई सालों का लिटरेचर रिव्यू है, हज़ारों पेपर पढ़ने पड़े, लोगों ने पूरे वर्ल्ड में जो काम कर रखा है वो देखना पड़ा। और इसमें जैसे आपको मालूम है कि जो पागल कुत्ता काट जाता है तो 2 तरह के इंजेक्शन लगते हैं, एक तो वैक्सीन और एक घाव में लगती है इम्यूनोग्लोबुलिन। वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो ब्लड से बनती हैं, इसलिए वो बहुत महंगी है। तो इवन वैक्सीन भी बहुत महंगी है। एक इंजेक्शन 350 रुपये का है, उसको 6 इंजेक्शन लगते थे, 2200 कुछ रुपये के लगते थे 2008 की मैं बात करूँ तो। और इम्यूनोग्लोबुलिन तो मिलती ही नहीं थी क्योंकि प्राइवेट लोग रख लेते थे और बहुत महंगी होती थी। तो कोई ब्लैक में कभी मिल जाए, लेकिन बिना इम्यूनोग्लोबुलिन के ही काम चल रहा था। लेकिन जब हमने देखा कि 2008 में हमने वैक्सीन को सस्ता किया तो उसका हमने रूट बदल के कर दिया। जैसे इंट्रामस्कुलर की बजाय हमने इंट्राडर्मल वैक्सीन देनी शुरू कर दी, तो 2250 रुपये का खर्चा जो है वो 350 में आ गया। तो 350 में आ गया तो उससे हमने देखा कि जो लोगों का कंप्लाइंस है वो 3-4 गुना बढ़ गया और गरीब लोगों का कंप्लाइंस भी 3-4 गुना बढ़ गया। तो हमने देखा कि यदि वैक्सीन की कॉस्ट कम हो जाए, दवाई की कॉस्ट कम हो जाए, तो लोग उसको लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। तो हमने देखा कि 2014 में देखा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उन लोगों के में से भी कुछ की डेथ होगी, क्योंकि वैक्सीन तो लगी थी, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगी थी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को सस्ता कैसे किया जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो हमारा ओरिजिनल वर्क इम्यूनोग्लोबुलिन को सस्ता करने में है, क्योंकि 2 ml का वायल जो है मोस्टली इंपोर्ट होती थी इसराइल से, तो 7,000-8,000 का था, अदरवाइज़ मिलता ही नहीं था। तो हमने जैसे वैक्सीन का रूट चेंज किया इंट्रामस्कुलर टू इंट्राडर्मल, वैसे ही हमने एक थ्योरी पे काम किया कि इंट्रामस्कुलर के बजाय इम्यूनोग्लोबुलिन हम सिर्फ घाव में लगाएं। तो इंट्रामस्कुलर में जो 5 वायल लगते थे, घाव में 2 बूंदें लगती थी। तो वो जो वॉल्यूम उसका कम हो गया, दवाई की मात्रा कम होगी, उससे वो 35,000 से 350 या 300 रुपये में उसकी जो है कॉस्ट आ गई। ओके, तो सर, जैसे वैक्सीन की कॉस्ट, अगर मैं सही हूँ तो इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ ह्यूमन ब्लड एंड हॉर्स ब्लड से बनाया जाता है और ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ हैं जो पहले से फॉर्म होगी। तो सर, जो कॉस्ट इफेक्टिव बेस्ड था वो सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड पे था कि मतलब सिर्फ आपने डोज की वो मात्रा कम करी या फिर और भी कुछ था इसमें? नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने न केवल डोज कम किया, लेकिन जो हमारा नया तरीका था लगाने का वो पहले के तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव था, वो मोर इफेक्टिव था देन द प्रीवियस मेथड। तो ना केवल इसके डोज कम हो गया, ना केवल कॉस्ट कम होगी, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस भी पहले से ज़्यादा होगी। तो जब हम इसके टाइटर करवाए तो हमने देखा बड़े हाई टाइटर है। तो वो एक बड़ा एक लेसन है हमारे लिए कि ये धारणा की ज़्यादा दवाई जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। यदि इसका रूट ठीक है, यदि इसकी लगाने की विधि ठीक है, तो कम दवाई में भी आप ज़्यादा इफेक्टिव इलाज करा सकते हो।
एंड सर, जैसे आपने बताया कि WHO का प्रोटोकॉल आपने ब्रेक किया था इसको जब अप्लाई किया था, तो वर दे एनी साइड इफ़ेक्ट्स जो कि पेशेंट्स में दिखे या किसी टाइप का रिएक्शन या कुछ हुआ था? बिल्कुल साइड इफेक्ट कोई नहीं था। पहले जो 3-4% लोगों को सीरम सिकनेस होती थी, एनाफिलेक्सिस होता था, इसमें एक भी व्यक्ति को एनाफिलेक्सिस नहीं थी। ओके और जो टाइटर थे, जो प्रोटेक्शन थी, वो भी ज़्यादा थी। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, साइड इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल थे, जीरो थे लगभग। ओके। एंड सर, अगर हम रेबीज़ वायरस की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें भी म्यूटेशंस होंगी, तो क्या जो वैक्सीन है या इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 80% to 90% हर वेरिएंट पे कारगर है जो रेबीज़ के अलग अलग म्यूटेट होके आ रहे हैं? नहीं, थैंकफुली रेबीज वायरस की इतनी म्यूटेशंस नहीं है जैसे हमारी कोविड में है। ये सर। तो वो थोड़ा स्टेबल वायरस है, इसलिए हमारी जो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इफेक्टिवनेस है लगभग 100% है। ओके। आपने बताया कि आप विलेज बैकग्राउंड से आते हो, आपके इतने टाइम उस टाइम पे फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, तो सर ये कैसे आया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और गरीबों के लिए कुछ करना है? बहुत क्या ये स्टार्टिंग से था? आप उस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, देखिए, मैं शुरू से थोड़ा लीडरशिप रही है गांव में। रास्ते साफ़ कर रहे हैं इकट्ठे होके, या गांव में पशुओं की खुरलियाँ साफ़ कर रही हैं, और जो पानी की हमारी बॉडियाँ होती थी वो साफ़ करनी, तो उसमें मैं हमेशा लीड लेता था। 10 लोग इकट्ठे करके हम उसको करते थे। तो एक बचपन में ऐसा लगता था कि गरीबी क्यों है, मेरी क्यों है। तो उस वक्त हम सोचते थे कि शायद पॉलिटिशियन बन जाए या कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कुछ ऐसा बन जाए तो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो मेरे मदर इसमें बड़े मोटिवेट करते थे कि तुम पहले अपनी गरीबी दूर करो, तब दूसरों की तो बाद में करना। और सबसे बढ़िया मेथड लोगों की सेवा करने का वो डॉक्टर का है। ये तो शी मोटिवेटेड मी। आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माई पूरी फैमिली में, पीछे तक आई एम द फर्स्ट डॉक्टर। तो उन्होंने मोटिवेट किया और मुझे भी लगा कि डॉक्टर बन के शायद मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो वो बात सच हुई है। आज देखो आप, जो 30 मिलियन प्रोफिलैक्सिस पूरे वर्ल्ड में लगते हैं, तो ना केवल मैंने अपने कंट्री के लोगों के लिए वो प्रोटोकॉल चेंज किया, सस्ता किया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 150 कंट्री में 30 मिलियन जो प्रोफिलैक्सिस लगता है, उस 30 मिलियन प्रोफिलैक्सिस को मैंने जो है सस्ता कर दिया। दैट मीन्स कि वी हैव विद वन स्टॉक पूरे वर्ल्ड में हमने वो लोगों को अफोर्डेबल बना दिया। लोगों की जो गरीबी का कारण था, जो कोई ज़मीन बेच के दवाई लगाते थे, कोई मकान बेच के, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा काम हो गया। और जो कि मैं समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों की गरीबी दूर करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है गरीब लोगों को हेल्प करने का, उनकी गरीबी को जो है वो और गरीब ना होने देने का। एंड सर, अभी हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि जो इंसान है उनका जानवरों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पालतू जानवरों की बात करूं, फॉर एग्जांपल कैट्स या डॉग्स, तो क्या ये रिस्की है? एंड जो ओनर्स हैं उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? नहीं, देखिए, ये 70% डिसीज़ जो है वो जूनोटिक है, मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में आती है। तो नोन फैक्ट है। इसलिए जो नॉट ओनली पेट डॉग्स, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे अभी ये जो सार्स की बात हो रही है, वो वाइल्ड एनिमल से इवॉल्व हुआ, ऐसा मानते हैं। तो इस तरह से हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। और रेबीज़ में खास करके हम जब भी डॉग घर लाएँ तो उसको वैक्सीनेट करें, फिर 3 महीने पे करें, फिर हर साल करें। अपने आप को वैक्सीनेट करें, बच्चों को वैक्सीनेट पहले से करवा कर रखें, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन करें, ताकि कल को कोई डॉग बाइट हो जाए या कैट बाइट हो जाए तो हमें रेबीज़ का खतरा मिनिमम। एंड सर, अभी अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं कि जो पेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स, उनको एक स्ट्रेस बस्टर माना जाता है। तो दे आर गिविंग देयर डॉग्स टू अदर पीपल ऑन रेंट कि आप अपना स्ट्रेस दूर करो। तो आपके हिसाब से क्या ये रिस्की नहीं है? बिल्कुल रिस्की है, बिकॉज डॉग मोस्टली है, जो हमने देखा कि डॉग जो है एक ही, इवन घर में 5 लोग हैं तो एक ही व्यक्ति को अपना ओनर, मालिक मानेगा, बाकियों को काट सकता है। तो इसलिए जब हम रेंट पे दे रहे हैं तो और भी ज़्यादा रिस्की है। और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास कि उसकी वैक्सीन कैसे हुई है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड हो भी तो वैक्सीन लगने के बावजूद जो डॉग रिस्की हो सकता है। इसलिए जो वैक्सीनेटेड डॉग हैं, यदि वो भी काट जाए तब भी हम रिकमेंड करते हैं कि इंजेक्शन लगाओ। ओके। एंड सर, अगर फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन उसको एक रेबीड डॉग या रेबीड एनिमल काट जाए, तो क्या उसे फिर से वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है? फिर से उसको पूरा कोर्स नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ बूस्टर लेने की जरूरत है। ओके। एंड बूस्टर डोज सिर्फ वंस, एक ही बार लगेगी? बूस्टर डोज लगेगा और कोई इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगेगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन करा के रखनी चाहिए। ओके। ताकि हमें पेनफुल इंजेक्शन जो घाव में लगता है वो ना लगे, और सिर्फ बूस्टर लेने से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाए। ओके। एंड सर, वन मोर थिंग, जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें रेबीज़ पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक काऊ होगी,
तो या फिर एक शीप हो गई, तो इनके जैसे जो हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, क्या उससे रेबीज़ फैल सकता है? क्या अगर मैं मिल्क की बात करूँ जैसे? हाँ, देखिए पहले ऐसे धारणा थी कि मिल्क से रेबीज़ फैल सकती है, लेकिन अब जो नई स्टडीज़ आई हैं उसमें किसी ने यदि कच्चा मिल्क दूध भी जो है गाय या भैंस का पिया है जो रेबिड थी, तो उससे कोई रेबीज़ होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए अब हम इंजेक्शन नहीं लगाते, पहले लगाते थे। ओके। एंड सर एक और जो मिथ कह लो या हम जनरली सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको पागल कुत्ता काटे तो आपको रेबीज़ पक्का होगा, तो क्या ये सच है? एंड क्या कुछ किसी तरह हम पहचान कर सकते हैं एक पागल कुत्ते की? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि इसकी जीभ निकली हुई है, ये हाँफ रहा है, तो क्या वो पागल होने की निशानी है? ये पागल जैसे ह्यूमन में भी होता है, पागल कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक फ्यूरियस रेबीज़, डम रेबीज़। फ्यूरियस रेबीज़ में तो कुत्ता जो है वो इधर उधर भागेगा, एग्रेसिव होएगा, कि जो रास्ते में आएगा काटेगा उसको, और उसकी जो हॉर्सनेस इन वॉइस, उसकी वॉइस चेंजेस होंगी, तो इस तरह का फ्यूरियस रेबीज़ होगी। और जो डम रेबीज़ है उसमें क्या होगा कि डॉग जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, खड़ा रहेगा और अचानक ही किसी को काट देगा। तो फिर बड़े डम रेबीज़ बड़ी कम हमने देखी है, एक बार मैंने देखी है अपने लाइफ में सुनने में। तो इस तरह की दो तरह की रेबीज़ होती है। तो जो यदि रेबीज़ डॉग काट जाए तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, इंजेक्शन टाइम से ले तो जान लगभग 100% बच जाती है। ओके। एंड सर अगर हम देखते हैं कि वूंड बड़ा हो, तो क्या उसमें भी सिर्फ उसके आसपास इंजेक्शन लगता है या वाउंड पूरे वूंड में लगेगा अगर वूंड बड़ा है? तो उसमें देखिए अलग इसमें जो हमारा टेक्निक है वो ये है कि वूंड का रेबीज़ होती कैसे, जैसे जब काटता है पागल कुत्ता तो उसके सलाइवा में वायरस होता है, वो सलाइवा डिपॉजिट होता है वूंड पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट एड के लिए जो है नलके के नीचे पानी बहते पानी में प्रेशर से उस घाव को धो अच्छी तरह से, फिर साबुन और से झाग बना के धो, क्योंकि साबुन का झाग जो है वायरस को मारता है। और उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक लगाओ और फिर हॉस्पिटल जाओ। फिर भी हम घाव के पूरे सरफेस को कवर करते हैं इम्यूनोग्लोबिन से, इंजेक्शन से, ताकि कहीं भी सरफेस में वो वायरस हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा रेडीमेड एंटीबॉडी से। और वैक्सीनेशन जो है वो हम लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए देते हैं, ताकि उसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक हो। एंड सर वन मोर थिंग, जैसे हम बोलते हैं कि 10 दिन का बफर टाइम होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे लेट मत करो, तो व्हाट इफ अगर कोई लेट हो जाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो नहीं लगवा पा रहा है, देन व्हाट ही शुड डू? देखिए ये एक धारणा गलत है कि 10 दिन हम बैठे रहें डॉग को देखते रहें। वो ठीक है, 10 दिन में डॉग पागल हो जाए तो फिर वो रेबीज़ डॉग में है, लेकिन हम 10 दिन का रिस्क क्यों लें अपना? हम तो तुरंत इंजेक्शन लगाएं। 10 दिन तक डॉग यदि पागल नहीं होता है तो आगे के इंजेक्शन बंद कर दें। पर अब हमारा प्रोटोकॉल ही इतना छोटा है, 0, 3, 7, हम 10 दिन तक तो हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो जाता है इंजेक्शन का, तो हम वो लगवाएं। लेकिन ये जैसे आपने कहा कि यदि हम लेट हो जाते हैं तो जब भी एहसास हो कि हमें लगाने चाहिए, तुरंत जो फैसिलिटी अवेलेबल हो तो इंजेक्शन लगाएं। अब जैसे सर आपने बताया कि हमें 037 का जो पैटर्न है वो फॉलो होता था, एंड पहले अगर हम बहुत पहले अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो बोलते थे कि 14 टीके लगेंगे, वो गर्म होंगे, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो इसमें भी क्या किसी तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम? नहीं, वो ठीक बात थी। वो पहले वो गर्म सॉर्ट ऑफ उनसे इन्फ्लेमेशन होती थी और 14 टीके लगते थे, पेट में लगते थे, पेनफुल होते थे। इसमें अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म है या क्या है, बहुत ही कम वैक्सीन हम इंट्राडर्मल लगाते हैं, 0.1 ml, जो कि एक बूंद होती है, और आज लगा दी, तीसरे दिन लगा दी, 7वें दिन लगा दी। तो एक छोटा सा प्रोटोकॉल है जो कि इंट्राडर्मल हम बहुत ही पेनलेस इसको होते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट है। अब इतना दर्द नहीं होता और विदिन 7 days वो पूरा प्रोटोकॉल पूरा होता है। एंड सर जैसे अब हिमाचल ने वैक्सीन फ्री कर दी है, एंड हिमाचल इज़ द ओनली स्टेट जो भी रेबी फ्री हुआ है। आई मीन 1-2 डेथ्स होती है बट दैट निग्लेजिबल एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो क्या हम ये अभी भी क्या कहीं लोगों में हिचकिचाहट देखने को मिलती है कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, हमें अस्पताल नहीं जाना चाहिए? नहीं, अब सब लोगों को कम से कम हिमाचल में पता लग चुका है कि इतनी वैक्सीन जो है वो इतनी पेनफुल नहीं होती और फ्री है, और इम्यूनोग्लोबिन भी फ्री है। तो लगभग लोग जहाँ 10-12 हज़ार लोग आते थे कुछ साल पहले, अब 45,000 लोग इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं। किसी को ज़रा खरोंच भी लगती है वो इंजेक्शन लगाने आता है। तो अब जो कोई बाई चांस एक आधा आदमी नहीं आता है गांव से, वो ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि एक छोटे से पिल्ले ने काट लिए तो रेबीज़ नहीं होगी, तो उनको रेबीज़ होगी। या वो सोचते हैं कि थोड़ी खरोंच तो है इसमें, क्या इंजेक्शन लगवाना। इस तरह के लोग जो हैं वो शिकार हो जा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो चाहे खरोंच भी हो, चाहे छोटा पिल्ले ने भी काटा हो, वो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और हॉस्पिटल जाएं। सर जैसे आपने बताया छोटा खरोंच, तो जैसे अगर कोई छोटी खरोंच लगे तो क्या सीधे स्पेसिफाई कर दिया जाता है अगर रेबिड पॉजिटिव एनिमल है कि इसको वैक्सीन लगनी ही लगनी है,
या फिर वूंड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा वूंड है? नहीं, हमने उसके लिए एक टेस्ट रखा है, स्पिरिट टेस्ट। हम अपने दिमाग से जजमेंटल नहीं होते, हम स्पिरिट लगाते हैं। यदि स्पिरिट जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है स्पिरिट से, इसका मतलब स्किन ब्रोकन है, तो हम इंजेक्शन भी लगाएंगे और वहाँ पे स्क्रैच में जो है इम्यूनोग्लोबिन भी लगाएंगे। ओके लेकिन टिंगलिंग सेंसेशन नहीं है और रिस्क है, लेकिन फिर तब हम इंजेक्शन ही लगाएंगे, इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगाएंगे। ओके। इसमें सर कोई पीरियड होता है कि हम इतने दिन ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट्स को? पेशेंट को नहीं उसका पीरियड नहीं, डॉग का जरूर है 10 दिन का। ओके। पेशेंट जिसको कटा है उसको हम ये एडवाइस करेंगे कि तुरंत घाव को धोएं, साबुन से धोएं, एंटीसेप्टिक लगाएं और तुरंत हॉस्पिटल जाएं इंजेक्शन लगवाने के लिए। सर डू यू रिकमेंड कि हम पेट्स लोगों को पालने चाहिए, घर में पेट्स रखने चाहिए? देखिए, मैंने भी स्ट्रे डॉग रखा है, पेट तो अच्छे लगते हैं, तो और हम कोई ऐसी रिकमेंडेशन देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि जिनको आदत है रखने की वो रखेंगे। पर प्रिकॉशन रखें, अपने आप को इंजेक्शन लगा के रखें, पेट को इंजेक्शन लगा के रखें, उसके बिहेवियर पे वॉच रखें, और खास करके बच्चों के साथ जो है वो अग्रेसिव तो नहीं हो रहा है देखें, तो प्रिकॉशन रखनी ज़रूरी है। एंड अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो अगर 90% जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो रेबी पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो सर क्या हमें जो हमारे पालतू पेट्स हैं उनकी स्ट्रे डॉग से इंटरेक्शन रोक देनी चाहिए बिल्कुल, या उन्हें घुलने मिलने देना चाहिए एंड दे शुड हैव अ प्लेफुल टाइम? ये एक बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब मैं मॉर्निंग में अपने डॉग को लेके जाता हूँ, कुछ पेट डॉग जो हैं लोग छोड़ देते हैं और खेलने देते हैं, बट दैट इज़ ए ग्रेव रिस्क ऑफ रेबीज ट्रांसमिशन। तो मोस्टली पेट डॉग्स में रेबीज जो है स्ट्रे डॉग से ही इंटरेक्शन में आती है, तो वो अवॉइड करें, मैं ये कहूँगा कि वो ना करें। यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज़ नॉट सो पॉश एंड इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, एंड विनिंग अ पद्म श्री आफ्टर गेटिंग इनटू द मेडिकल फील्ड, तो सर वर यू एक्सपेक्टिंग अ पद्म श्री फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद WHO आफ्टर योर रिसर्च पेपर वाज पब्लिश्ड? देखिए, कोई काम शुरू करता है तो वो उस वक्त एक बड़ा स्क्रैच से चलता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि उसको कोई अवार्ड मिलेगा या उसका काम सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो हमने भी ऐसे जब शुरू किया तो हमने शुरू किया बस उसको देखने के लिए कि हो सकता है कि कॉस्ट कम हो जाए, हो सकता है कि लोग बचें, लेटेस्ट ट्राई, हमने ट्रायल किया और लोग बचे और दवाई कम दवाई से बचे। और फिर हमने जैसे अपना रिसर्च पब्लिश किया, जिसको WHO ने पढ़ा और उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि आप और डेटा दो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इतना बड़े लेवल पे ये सब कुछ होना एक बड़ा कोई भगवान की ब्लेसिंग्स थी। और क्योंकि हम एक छोटी सी जगह पे, छोटे से हॉस्पिटल में, और उस वक्त तो मैं अभी PG भी नहीं की थी मैंने अभी तक, PG भी मैंने रिसर्च के दौरान ही की है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भगवान की इच्छा थी कि इस तरह का कोई काम गरीब लोगों के लिए हो, तभी वो इतना फास्ट ट्रैक हुआ। अदरवाइज़ इस तरह से ये पेपर बहुत चलते हैं, उसको WHO की रिकॉग्निशन मिलना और फिर भारत सरकार की रिकॉग्निशन मिलना कोई लगभग असंभव, लाइफ टाइम में संभव काम है। तो मेरा तो बहुत जल्दी हो गया, यानी मैंने 15 में पेपर छपा, 14 में काम शुरू किया और 18 में ये रिकमेंड हो गया पूरे वर्ल्ड में, और 19 में पद्मश्री मिल गया। तो ये कोई ऐसा कि बहुत ही फास्ट ट्रैक चला, जो कि सोचा नहीं था कि ऐसा हो। एंड सर अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमें पता है कि वो एक स्टेप टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें फेलियर्स आते रहते हैं बार बार, तो आप फेलियर से कैसे डील करते थे उस टाइम, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते? नहीं, मैं भी बाकी लोगों की तरह बड़ा परेशान हो जाता था, और फिर कई बार मैंने सोचा छोड़ो यार, तुम मतलब सारे लोग तो डिस्करेज करते हैं, सारे लोग उल्टा ताना देते हैं कि तू अपनी रिसर्च करता रहता, तू ऑफिस का काम नहीं करता या तू कोई और काम नहीं करता। हालांकि मेरे से और भी ऐसे लोग थे जो काम नहीं करते थे, लेकिन मेरे लिए वो एक स्पेशल बात थी कि तुम बिल्ले काम करते हो। तो वो हो जाता था। 1-2 बार मैंने छोड़ भी दिया कि छोड़ो यार, मतलब इतना ज़्यादा मैं क्यों सुनूं किसी के लिए, और जेब से पैसे खर्च के। तो 1-2 बार मैंने छोड़ा भी, लेकिन फिर किसी की डेथ होगी, फिर मुझे लगा नहीं यार, ये बेचारा गरीब आदमी है, इसके लिए करना चाहिए, इन लोगों को क्या है, ये तो बोलते रहेंगे। तो यदि मैं ये काम करूँ तो इस आदमी की जान बच सकती है, तो फिर वो दोबारा मोटिवेशन हो जाती है। तो इस तरह से लोगों की डेथ जो थी वो बड़े जिसको पैराडॉक्सिकली वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट फैक्टर था। और आज बड़ी खुशी है कि लगभग 1 या 2 वही डेथ होती है रेबीज से हिमाचल में, जो कि टीके लगाने नहीं गए, अदरवाइज इट इज़ टोटली फ्री नाउ। ओके, तो जैसे सर ने बताया कि उनकी मोटिवेशन आम जनता है कि वो चाहते हैं कि जो हर इंसान है वो एटलीस्ट अपनी मेडिकेशन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन, वैक्सीन, ये सब अफोर्ड तो दूर की बात है, उसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, और सर आपके एफर्ट से ऐसा पॉसिबल हो रहा है। एंड सर अभी हम देख रहे हैं कि कोविड चल रहा है, अभी भी इट हैज़ नॉट कम टू एन एंड। तो अभी जैसे लोगों ने कोविड वैक्सीन के शॉट्स लिए, तो क्या उसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन लेना, इज़ इट सेफ, कोई रिएक्शन तो नहीं होता इस? नहीं, ये सवाल बड़ी पहले उठा था कि लोग
कोई तो कोविड वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे थे, उनको डॉग बाइट हो गया, तो क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो रेबीज़ वैक्सीन है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, कोविड वैक्सीन इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसका कोई कोई रिएक्शन? रिएक्शन नहीं है, दोनों को साथ भी ले सकते हैं, मतलब अलग अलग साइट पे लें, लेकिन दोनों को कोविड वैक्सीन भी ले सकते हैं और इम्यूनोग्लोबिन रेबीज़ वैक्सीन भी ले सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी ले सकते और सर अगर कोई फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसे या तो किडनी फेलियर से उसने पहले डील किया हो, लिवर ट्रांसप्लांट्स या फिर डायबिटीज, शुगर, जो कि आजकल नॉर्मल है, इसमें क्या कोई वो होता है रिएक्शन या फिर कोई मैं कहूँ कुछ अलग प्रक्रिया देखने को मिलती है, उसकी बॉडी अलग से रिएक्ट करती है, या इट गोज ऑन सिंपली? नहीं, उसमें कई बार हम डोज बढ़ा देते हैं, लेकिन वो केस टू केस वो पूरा स्टडी करते हैं कि इसके लिए डोज बढ़ाना तो नहीं पड़ेगा या कोई स्पेशल प्रिकॉशन तो नहीं लेना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है केस टू केस। वो बड़े कम होते हैं, हार्डली कोई लाखों में एक आता है। ओके। एंड सर अगर रेबीज़ का वायरस नर्वस सिस्टम में पहुंच जाए तो आप उसे क्योर नहीं कर सकते, तो क्या ये सच है? एंड नर्वस सिस्टम से हम कैसे बचाते हैं उसको, अगर हमें रोकना हो कि नर्वस सिस्टम में पहुंच जाए या नहीं, वही है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि पागल कुत्ता काट जाए तो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन लगानी ज़रूरी है। वुंड वॉश और उसको घाव को अच्छी तरह से साबुन से धोना, उसको एंटीसेप्टिक लगाना और फिर इम्यूनोग्लोबिन लगाना, वो सारी चीज़ें हैं कि घाव में ही वायरस को ख़त्म कर दिया जाए, वो इसलिए। और जो कोई कसर फिर भी रह जाए तो वैक्सीन की इम्यूनिटी आएगी, वो ख़त्म करेगी। तो वही एक तरीका है, उसको एक बार नर्व से अटैच हो गया, क्योंकि घाव में नर्व जो एंडिंग ओपन होती है वहाँ अटैच होगा, वहाँ से अटैच हो गया तो वो नर्व से के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा, तो फिर उसको लगभग असंभव है वो उसको दूर करना। कुछ लोग बचे हैं बड़े लिमिटेड, बट पैरालिसिस के साथ, तो वो बहुत असंभव है लगभग उसको करना। एंड सर ये कैसे पता लगता है दैट द केस हैज़ रीच्ड द नर्वस सिस्टम या वायरस हैज़ रीच्ड द नर्वस सिस्टम? वो तो सिम्टम आते हैं तभी पता लगता है। ओके, किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं सर? फॉर जैसे जहाँ कटा हुआ इचिंग होगी, या जिसको फीवर हो सकता है, या इसको हाइड्रो पानी से डर लग रहा है, या जोर की कोई आवाज़ आ रही है उससे डर लग रहा है, या हवा चल रही है उससे डर लग रहा है, तो इनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, फोनोफोबिया। तो इस तरह के डर लगने लग जाते हैं जो व्यक्ति को, तो वो सिम्टम है, उससे हमें लगता है कि रेबीज़ हो सकती है। एंड जब आपको पद्मश्री मिला प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से, उस टाइम क्या फीलिंग थी? वर यू प्राउड कि मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और या फिर क्या आपको कैसा महसूस हुआ उससे? नहीं, मुझे देखो 2018 में WHO ने मेरे काम को पूरे ग्लोबली रिकमेंड किया था, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं प्राइड का दिन था। मुझे आज भी याद है, 30 जनवरी 2018 का दिन था वो। मैं ड्यूटी पे था, चिड़गांव में था, रेस्ट हाउस में। तो जैसे ही मुझे को नोटिफिकेशन आई कि WHO ने रिकमेंड किया है, तो वो एक बहुत ही प्राउड का इसको मोमेंट था। तो जो पद्मश्री मिलने के बाद मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा कि कम से कम मेरी कंट्री ने भी मेरे को रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि तब तक एक साल में बाहर की कंट्रीज़ मेरे को ग्रीटिंग्स कर चुकी थी, मेरे को रिकॉग्नाइज़ कर चुकी थी, मेरे को कंग्रेचुलेट कर चुकी थी, लेकिन अपनी कंट्री में वो नहीं हुआ था अभी तक। तो एक साल बाद जब वो पद्मश्री मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एटलीस्ट पीपल ऑफ इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड माय वर्क। ओके। एंड सर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं इंडिया में जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एंड दे आर फेसिंग फेलियर्स एंड दे आर फेसिंग बजट कंस्ट्रेंट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वो सेम मेरे साथ भी है। मैं कहूँगा कि अपने लक्ष्य के लिए यदि सिंसेरिटी रहेगी तो सक्सेस के बहुत चांस हैं। उसमें मैंने भी अपनी जेब से पैसे खर्चे, हज़ारों में नहीं लाखों में खर्चे, और सिंसेरिटी ये थी कि उस वक्त ऐसा सक्सेस और फेलियर और कोई अवार्ड की बात नहीं होती। उस वक्त हमें लगता था कि यार ये जो जैसे किसी की डेथ होगी, तो यदि इसको इम्यूनोग्लोबिन नहीं मिली उस वजह से डेथ होगी, यदि हम इसको 2 बूंदें लगा देते तो वो बच सकता था। वो चीज़ जो है वो एक सिंसेरिटी जो अपने पेशेंट के लिए मेरी थी। मैं समझता हूँ उसने मेरे को फेलियर से एक बार डिप्रेशन में चले गए, फिर दोबारा एक जान दी कि नहीं, तुम्हें इन गरीब लोगों के लिए काम करना है, तुम्हें किसी और के लिए काम नहीं करना है। सो टू सेव देयर लाइफ यू हैव टू वर्क। तो वो चीज़ धीरे धीरे मोटिवेट करती गई और अल्टीमेटली भी सक्सीडेड। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर उमेश भारती सर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस सर। इट्स एन ऑनर टू इंटरव्यू यू। और आप सभी भी जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ अपने जो पेट्स हैं या फिर आपके आसपास जो डॉग हैं, और अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, इम्यूनोग्लोबुलिन ज़रूर लें। और अगर आपको डॉग बाइट हो